स्त्री प्रत्यय यानी कि जब हम किसी भी शब्द को स्त्रीत्व में बदलना चाहते हैं, किसी शब्द में जब हमें स्त्रीत्व की विवक्षा होती है तो हम वहां पर स्त्री प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम हिंदी में भी करते हैं, हिंदी भाषा में भी, जैसे कि हमारे पास एक ब्राह्मण शब्द है, ठीक है, तो ब्राह्मण की स्त्री ब्राह्मणी, ठीक है। इसी प्रकार से अध्यापक शब्द है तो हम क्या बोलेंगे स्त्री में? अध्यापिका। अध्यापिका बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हमारे पास ये कोई शब्द इस प्रकार का है, आचार्य शब्द है, तो हम क्या बोलेंगे? आचार्य। आचार्यानी। दोनों बोलेंगे, आचार्य आचार्यानी। क्यों बोलेंगे? ये भी हम लोग जब पढ़ रहे हैं उस प्रसंग में फिर हम पढ़ेंगे ये सारी गुरु यानी जो हम ये स्त्री प्रत्यय लगाते हैं, यानी कि जैसे हम ये स्त्रीलिंग बना रहे हैं, कि इसकी विधि क्या है। माइक जिन जिनका ऑन है वो लोग ऑफ कर दें माइक। प्रकाश था, माइक ऑफ कर दो जी। हाँ, ठीक है। समझ में आई कि नहीं कि हम किसी भी शब्द को कैसे स्त्रीलिंग बनाते हैं, ये पढ़ना है। जैसे कई बार हम आ जोड़ देते हैं, तो कभी हम ई जोड़ देते हैं, कभी हम आचार्याणी बना रहे हैं, कभी हम सूर्या बना देते हैं। ये विधि क्या है, कब हम आ जोड़े, कब हम उसके आगे ई जोड़े, कब हम उसके आगे आनी आदि जोड़े। समझ में आई? तो कई बच्चे यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनका कि थोड़ा संस्कृत का पूरा बैकग्राउंड नहीं है, तो उन बच्चों के लिए भी मैं बता रही हूँ कि हमें क्या करना है। जैसे हम देखते हैं शब्दों का प्रयोग करते समय, हम देखते हैं कि हम स्त्री बनाते समय हिंदी भाषा में भी कभी ई जोड़ते हैं, कभी आ जोड़ रहे हैं, तो इसकी विधि क्या है वो ही हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। समझ में आई कि नहीं? कल हमने इसी विधि में एक सूत्र पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था अजाद्यतश्टाप, ठीक है। ये एक सामान्य नियम बना रहा है कि जो भी आपको अकारांत शब्द दिखेगा हमें वहां पे टाप प्रत्यय कर देना। क्या पढ़ा था हमने? अकारांत शब्द, तो भी अकारांत शब्द दिखेगा वहां पर टाप प्रत्यय वो होगा। आजादी गण में पठित है तब। नहीं नहीं, दोनों अलग अलग हैं। अजादी गणों में पठित शब्दों से भी होगा, अकारांत शब्दों से भी होगा, ठीक है ना। तो एक जैसे गणपाठ होता है वैसे ही पाणिनि जी के अनुसार भी गणपाठ है, उसमें उन्होंने कुछ अजादी गणों में कुछ शब्द पढ़े हैं, उनसे भी टाप प्रत्यय होता है, और अकारांत जो भी शब्द हैं उनमें भी टाप प्रत्यय होता है। सभी लोग अपने माइक बंद कर ले तो अपने आप आवाज आएगी। दिवेश झा, हाँ अब आएगी आवाज, ठीक है। तो क्लियर हुई बात आपको कि टाप प्रत्यय किससे होगा? अकारांत शब्द से होता है, ठीक। और दूसरा क्या हमने बताया कि जो गण पाठ है, यानी कि अजादी गणों में पठित जितने भी शब्द हैं उन सब से टाप प्रत्यय होता है, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ जो गण पाठ है वो भी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा आपका ये गण पाठ, ठीक है। ये देखिए, ये भी पाणिनि जी के अनुसार ही ये गणपाठ लिखा गया है, गणपाठ, ठीक है ना। इसमें आपके जहां पे भी जो जो भी गण आता है, क्या बताइए? या तो आप अपनी बातें सुना लीजिए या तो मुझे सुन लें, इसलिए आप लोग अपने माइक को ऑफ कर दें, ठीक है। हाँ, तो अब सुनिए,
ये रहा, देखिए गणपाठ है, देख रहे हो रचना, गणपाठ देखा आपने? हाँ 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 जी, ठीक दिख है। रहा है। हाँ, तो ये देखिए, ये भी पाणिनि जी के ने ही लिखा है, महर्षि पाणिनि के द्वारा। यहाँ पे जो गणपाठ दिया गया है, ये कारक तक में जितने भी शब्द पढ़े गए हैं वो सभी के सभी गण इसमें इसके अंदर बताए गए हैं। जैसे कि जब हम निपात संज्ञा पढ़ते हैं तो वहां पर एक सूत्र पढ़ते हैं, चादयो सत्वे। तो चादि गण में आदि, आदि का मतलब क्या है? तो वहां पर इन्होंने, ये देखिए, इन्होंने ऐसा करके बताया है कि चादि गणों में जो हम अव्यय में पढ़ते हैं वो सारे के सारे समावेश होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं कस्कादिशु में भी ऐसे इन्होंने कुछ कुछ शब्द दिए हैं जो कि कस्क आदि गणों में पठित हैं। जहां पे भी आदि शब्द आपको सूत्र में दिखेगा तो इसका मतलब वह गणपाठ में होगा। आप उसके लिए गणपाठ में जाइए, पाणिनि जी के द्वारा जो रचित गणपाठ है, और उसमें अपने उन शब्द के पास जाइए। उस शब्द में आपको उस गण में पठित सारे शब्द मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने कौन सा सूत्र पढ़ा था? अजाद्यतष्टाप। कौन सा सूत्र पढ़ा था? अजाद्यतष्टाप। हाँ, तो हाँ बिल्कुल। तो अजाद्यतष्टाप को पढ़ने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? इस सूत्र पे जाना होगा, अजाद्यतष्टाप। ठीक है, तो अजाद्यतष्टाप में जाएंगे तो आपको ये सारे के सारे शब्द इसमें मिल जाएंगे। अजा, एडका, कोकिला, चटका, अश्वा, मूषिका। बोलिए। चटका, एरका, मूसिका, अजा। हाँ, बाला, बाला, होड़ा, पाका, वत्सा, मंदा, विलाता, पूर्वा, विहाना। हाँ ठीक है, जी, अपर, ये पहाड़ा। सभी जितनी, हाँ देखिए, ये सभी जो भी शब्द हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अजादि गण कहते हैं। क्लियर है सभी को? इसके अलावा कोई शब्द आ गए तो? इसके अलावा यदि कोई शब्द आ गए तो आपको ये देखना है कि क्या वह अकारांत है। ठीक है, अकारांत है तो हम टाप कर देंगे, लेकिन आगे के अगर शब्द आएंगे तो हम अभी आगे के प्रसंग में ही पढ़ेंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं। आप मात्र उसको उसकी पहचान से जानना चाहते हैं, या फिर आप उसको, क्योंकि वो एक स्त्री है तो हो सकता है उसका संबंध उसके माता पिता से संबंध बता के उसको बताना चाहते हैं, या फिर आप उसका संबंध उसके पति के द्वारा बताना चाहते हैं। समझ में आई? यहाँ भी विवक्षा पर है। हाँ, ये विवक्षा पर है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, यदि अकारांत शब्द है, किंतु यदि आप वहीं पर अगर आप पुरुष की स्त्री बताना चाहेंगे तो आप टाप नहीं कर पाएंगे। हाँ। ठीक है, तो अकारांत शब्द है, पहले तो आप देखिए अकारांत है कि नहीं, फिर आप देखिए कि उस स्त्री को बताने के लिए आपकी क्या विवक्षा है। ठीक है ना, जैसे अभी बताया गया था, मैंने पूछा था कि आचार्य की स्त्री। हाँ। ठीक है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, मान लीजिए वो स्वयं बहुत विदुषी है आचार्य की स्त्री, आचार्य कर देंगे तो आपको आचार्य करना चाहिए। हाँ। अजाद्यतष्टाप लगाइए क्योंकि स्वयं वो उस लायक है। गुरु पत्नी है ठीक तो है, आचार्य नहीं कर देंगे। हाँ, और मतलब ये दोनों में बहुत भेद है। आप आचार्य यदि बोल रहे हैं तो उसका मतलब कि आप उसको उसके अनुसार उसकी पहचान दिला रहे हैं। ठीक है, और यदि आप केवल आचार्याणी बोल रहे हैं, इसका अर्थ मतलब में भी, मतलब वो उस जो आचार्य के लिए चाहिए, विदुषी नहीं है किंतु सम्मान है आपके मन में कि वो आचार्य की पत्नी है, इस तरीके से। ठीक है ना, लेकिन दोनों में भेद है, दृष्टि भेद। जो विदुषी है उसे कहेंगे आचार्य, जो स्वयं अध्यापिका है उसे कहेंगे आचार्य। जो आचार्य विदुषी। मतलब केवल यही नहीं है, जो विदुषी है, जो वहाँ पढ़ाने के लायक है, सब कुछ है, दिया हुआ है आप जो उसको आचार्य बोल सकते स्वयं हैं। स्वयं अध्यापिका
आचार्य। तो भी आप आचार्य बोलेंगे। जो पढ़ाने लायक होगा वही आचार्य होगा। हाँ, जैसे पहले भी तो यही होता था। पहले अगर गुरुकुल में रहते थे तो उनकी स्त्री भी विदुषी होती थी, तो वो अपने भी तो ज्ञान देगी ना। विदुषी है तो कुछ ना कुछ वो अपना ज्ञान जरूर देगी। ठीक है, यदि वो ये सारी चीजें नहीं कर रही है तो आचार्य नहीं है। ठीक है, क्लियर हुई बात? क्लियर हुई ना बात यहाँ तक? जी दीदी, हो गया। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। इसी में एक सूत्र हम थोड़ा सा अलग से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये सीरियल वाइज ही पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ दूसरा सूत्र क्योंकि उसके अंदर कोई मतलब अपवाद नहीं है। अगर आप कोई अपवाद नहीं है ऐसे सूत्र पढ़ेंगे तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी, और जिसमें अपवाद है वो चीज पढ़ेंगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको थोड़ी दिक्कतें रहेंगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं ती प्रत्यय। ती प्रत्यय, ठीक है। ती प्रत्यय आप लोगों ने कल भी मैंने आपको पढ़ाया था। ती प्रत्यय करने वाले कितने सूत्र हैं? एक ही है दी। एक यूनस्ती। हाँ, यूनस्ती लघु सिद्धांत में। हाँ, सिर्फ दोनों में, सिद्धांत कौमुदी में भी एक ही है और लघु सिद्धांत कौमुदी में भी एक ही है, अष्टाध्यायी में ही एक ही है। ये तो अंतिम में है दीदी सबसे। हाँ बिल्कुल, ये अंतिम में है। मैंने कल भी बताया था, प्रायः करके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, स्त्री प्रत्यय कौन सा वो प्रत्यय है जो कि तद्धित में गिना जाता है। तो कौन सा प्रत्यय है ये? ती प्रत्यय। ती प्रत्यय, यूनस्ती सूत्र। हाँ ठीक है, यूनस्ती सूत्र जो से जो ती प्रत्यय होता है वो तद्धिताः के अधिकार में पढ़ा जाता है। ठीक है, शब्द है हमारे पास युवन, यूनः तिः। क्या थे इसका विच्छेद हम कैसे बोलेंगे? यूनः और ति। आप लोग हमेशा बनाते हैं ना युवक और युवती, जी बनाते हो ना। युवक की स्त्री कौन होगी? युवती। युवक का स्त्री का मतलब यहाँ पर युवक है लिंग विवक्षा में, और स्त्रीत्व विवक्षा में युवती शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो वही युवती के लिए ये शब्द दिया जा रहा है। युवती कैसे बनेगा? तो युवन शब्द है, युवन शब्द में हम क्या करेंगे? यूनस्ति से हम ती प्रत्यय लेकर आएंगे। यूनस्ति, यूनस्ति, ठीक है ना, इससे ती प्रत्यय आएगा। तो यूनस्ती का अर्थ क्या रहेगा? हाँ बता रही हूँ। युवन शब्द के पंचमी विभक्ति में बनता है यूनः। युवन शब्द है और पंचमी विभक्ति में क्या रूप बनेगा इसका? यूनः। यूनः, ठीक है। इससे पहले का जो सूत्र है वो हमने, जो इसमें अधिकार चलते हैं, दो सूत्र के अधिकार चलते हैं। कल हमने पढ़ा था, इसमें एक न्या प्रातिपदिकात का अधिकार चलता है और दूसरा स्त्रियाम का अधिकार चलता है। देखिएगा, न्या प्रातिपदिकात, स्त्रियाम और एक अभी अनुपसर्जनात्। ठीक है, समझ में आई कि नहीं? और एक और अधिकार चलता है तद्धिताः का, जो मैंने कल बताया था। ठीक है ना, तो अब क्या अर्थ होगा? अनुपसर्जन में रहने पर, अनुपसर्जन यदि युवन शब्द है तो, अनुपसर्जन यदि युवन शब्द है तो उस प्रातिपदिक से, क्या कहा गया? युवन प्रातिपदिक से स्त्रीत्व विवक्षा में तद्धित ती प्रत्यय होता है। समझ में आई? फिर से देख लीजिए, अनुपसर्जन युवन प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में ती प्रत्यय होता है। मैंने क्या बोला? अनुपसर्जन। अनुपसर्जन, जी मैम। हाँ बोलिए। अनुपसर्जन यदि युवन शब्द, अनुपसर्जन यदि युवन शब्द है तो प्रातिपदिक उस युवन शब्द से प्रातिपदिक ती से प्रत्यय होता है।
स्त्रीत्व विवक्षा में तद्धित ती प्रत्यय होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, अनुपसर्जन यदि युवन शब्द है तो उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में उस प्रातिपदिक से ती प्रत्यय होगा। अर्थ क्लियर हो गया? जी मैम। ये ती प्रत्यय तद्धित है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर युवन शब्द है, शब्द क्या है हमारे पास? युवन। युवन। क्लियर हुई? युवन शब्द है, ती युवन प्रत्यय शब्द। लेकर आते। युवन शब्द से ती प्रत्यय लेकर आएंगे। ठीक है, कॉपी में लिख लीजिए युवन और ती। युवन ती क्या बना अभी तक? युवन थी। युवती। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब एक सूत्र है, क्योंकि देखिए तद्धित में पढ़ा गया है इसीलिए नस तद्धित सूत्र लगा सकते हैं। तद्धित प्रत्यय परे रहते हुए नकारांत प्रातिपदिक के न का लोप होता है। ठीक है, तो न का आपका लोप हो जाएगा। जी मैम। क्लियर हुई बात? जी मैम। यहाँ पे आप न तद्धिते न लगाकर यहाँ पे न लोपा प्रातिपदिकांत से लगेगा। नकार का लोप होगा, प्रातिपदिकांत न का लोप होता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, हमारे पास शब्द है युवन। क्या है शब्द? फिर से बनाइए, युवन शब्द है, ती प्रत्यय है। ठीक है ना, प्रातिपदिक के अंतिम में ये प्रातिपदिक है युवन शब्द, इसके नकार का लोप हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा युव और ती, मिला के लिख लीजिएगा युवती। कोई दिक्कत यहाँ पे? नौ का कैसे लोप हुआ? न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्र से। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, बता रही हूँ, प्रातिपदिक के अंतिम में जो न, उसका लोप हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे प्रातिपदिक युवन है, उसके न का लोप होता है। ठीक है ना, ये समझ गए तुम? जी। प्रातिपदिक युवन था ना, तो इसीलिए उसका लोप हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? नहीं। तो इस प्रकार से क्लियर हुई बात? क्लियर हुई। आज का पाठ समझ में आ रहा है नंदिनी आपको? चलो ठीक है, तो इस प्रकार से हमें युवती बनाना आया। आया मैम। ठीक, इसके बाद इससे यहाँ सुप आदि प्रत्यय लगा के इसको शब्द बनाएंगे कि ती प्रत्यय में ही सब कुछ लगा हुआ है? नहीं, उसके बाद लगाएंगे हम। यहाँ प्रातिपदिका से स्वादी करेंगे। अच्छा, इसके बाद मैम लट आएगा, फिर शप, फिर टी करेंगे, फिर शप करेंगे, फिर शब्द क्यों करेंगे? शुभती शब्द आया यहाँ है। प्रातिपदिका से स्वादी प्रत्यय करेंगे। ये आपका दी प्रत्यय हो गया ना। अब क्या कहा गया कि ये भी एक प्रातिपदिक बन गया पूरा का पूरा। इसके बाद सॉरी, प्रत्यधिक समासाष्टक सूत्र से आप यहाँ पे वो स्वादी प्रातिपदिक संज्ञा करके आप आगे के प्रत्यय कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई? युवती बनाना आया? जी मैम। ठीक है, अब एक मैंने आपको बताया था पिछली बार में कि अनुपसर्जनात् का भी अधिकार आता है। आपको स्त्रीलिंग समझ में आया होगा?
आपको हेलो। यहाँ प्रातिपदिकार्थ समझ में आएगा। कहाँ हो आपको जा- ये नहीं समझ में आएगा कि अनुपसर्जनात् का अधिकार जो आ रहा है उसका क्या प्रयोजन है। मैं दिख रहा हूँ क्या? अनुपसर्जनात् का मतलब क्या होता है? मैं दिख कौन? रहा हूँ क्या? नहीं मैं नहीं दिख रहा हूँ। नहीं, अब दिखा क्या मैं? कौन सा नहीं विषय सर। पढ़ा रही है? स्त्री प्रत्यय। जी, स्त्री प्रत्यय। आवाज साफ से मुझे सुनाई नहीं पड़ती है। स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय। हाँ, ठीक है। तो हम आगे चलें। जी मैम। तो आगे भी है अनुपसर्जनात्। हाँ है दीदी। यहाँ आगे पे तो जो मंगला हमने चरण है। गुणस्ती पढ़ा था, हाँ, एक मिनट रुकिएगा, बता रही हूँ। हमारे में तो मंगलाचरण करके खत्म कर दिया आप किताब। हाँ नहीं, भी मैं दिखा रही हूँ आपको। ये रहा, देखिए। ये जब आप यहाँ पे देखिए, अनुपसर्जनात् का मैंने आपको बताया था अधिकार आता है इस सूत्र में। इस सूत्र में इस अनुपसर्जनात् का अधिकार आता है ना। जी मैम आता है। हाँ, तो ये अनुपसर्जनात् क्या है? ठीक है, अनुपसर्जनात् क्या है ये? अनुपसर्जनात् मतलब होता है गौण में रहने पर। नहीं समझे दीदी। हाँ बता रही हूँ। जब हम, इसका मतलब ये है कि जब युवन शब्द प्रधान रहेगा तो, यानी युवन शब्द से ही ती प्रत्यय होगा। किंतु यदि मान लीजिए आप कोई इसके साथ समास कर देंगे तो वहां पे युवन शब्द की प्रधानता नहीं रहेगी, तो उससे ती प्रत्यय नहीं हो पाएगा। क्लियर हुई? क्या मैंने बताया? जैसे कि मान लीजिए कि हमने उदाहरण में दिया कि बहुत हैं युवा इस जो भी नगरी में, तो नमाज यहाँ पढ़ पे नगरी यद्यपि स्त्री है, किंतु यहाँ पे जो है प्रधानता युवती की नहीं है, युवक की भी नहीं है। यहाँ पे प्रधानता किसकी हो गई? नगरी। नगरी की। नगरी की प्रधानता हो गई। तो यह जो नगरी है वह अनुपसर्जन नहीं रहा। अनुपसर्जन मतलब प्रधान, ठीक है। उपसर्जन मतलब गौण हो जाना, ठीक है। तो अब जो नगरी है उसकी प्रधानता होने के कारण यहाँ पे ती प्रत्यय नहीं लगेगा और बहु युवा शब्द बनेगा। क्लियर है? मैम आपने बताया था उपसर्जनात् मतलब गौण में रहने पर। अनुपसर्जनात् का मतलब प्रधान होने पर। जी ठीक है। यदि युवन शब्द प्रधान रूप से है तो वहां पर तो ती प्रत्यय लगेगा, किंतु यदि जिस शब्द में युवन शब्द की प्रधानता नहीं रहेगी तो वहां पे ये ती प्रत्यय नहीं लगेगा। कैसे, कहाँ प्रधानता नहीं रहती है? तो हम सभी जानते हैं, आप सभी को पता होगा, बहुव्रीहि समास में जब हम बहुव्रीहि समास पढ़ते हैं तो बहुव्रीहि समास में ना पहले पद की प्रधानता रहती है ना उत्तर पद की। किसकी प्रधानता होती है? अन्य पद के। अन्य पद की प्रधानता रहती है। तो यहाँ पे युवन शब्द है वह प्रधान नहीं होगा। ठीक है। जी मैम।
जी इसी मैम। प्रकार से क्योंकि हमें युवन शब्द को नहीं बनाना है तो आप अव्ययी भाव भी ले सकते हैं यदि आप देखें, क्योंकि उसमें भी पहले पद की प्रधानता रहती है, ठीक है। लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है कि युवन शब्द की प्रधानता नहीं रहेगी तो ही युवन शब्द से टी प्रत्यय नहीं होगा, टाप प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि युवन में नकार की इति संज्ञा रही, बचता है युवा। मैंने आपको बताया था अकारांत शब्द से टाप प्रत्यय आप कर सकते हैं, आप यहाँ से टाप प्रत्यय कर सकते हैं, कोई दिक्कत? क्लियर हुई? जी मैम। हाँ दिवेश तो नाना कर रहा था, नहीं समझ में आई? हाँ तो ठीक है। नहीं समझे। क्या नहीं समझे कि समझे? समझे। समझे ना, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से यूनिटी समझ में आ गया। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, जिसमें सबसे कम सूत्र है। थोड़ा सा मतलब मैं चाह रही थी कि उस सूत्र को हम अगर कर लेंगे तो वो हमारे प्रत्यय क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो इसके बाद हम चलते हैं चाप प्रत्यय पर। चाप प्रत्यय कैसे होता है? चाप प्रत्यय विधायक सूत्र कितने हैं कल मैंने बताया था आपको? 2 मैम। कौन कौन से? 2। एक तो यंगस चाप है, एक यंगस चाप और आवृचि। आवृत्याच। हाँ बिल्कुल सही, 2 सूत्र हैं, एक यंगस चाप है और दूसरा आवट्याच। अगर आपके पास सिद्धांत पंक्ति है तो उसके अंतिम में देखिएगा, ठीक है। यंगन ये क्या करें, देखिए यंगस चाप में कौन कौन कैसे इसका विच्छेद करेंगे, थोड़ा सा विच्छेद करके बताइए। यंगः चाप। चाप, हाँ बिल्कुल सही, यंगः चाप। यंगंत शब्द से यंगंत प्रातिपदिकात, यंगंतात में आपका प्रातिपदिकात की अनुवृत्ति जा रही है। जितनी भी स्वादी वगैरह ये न्या प्रातिपदिकात की पूरे पंचम अधिकार तक, पंचम अध्याय तक इसका अधिकार चलता है, ठीक है ना। तो अभी तक आप जितने भी सूत्र पढ़ेंगे सब जगह न्या प्रातिपदिकात का अधिकार चलेगा, ठीक है। समझ में आई कि नहीं? इसमें अभी हमें न्याप की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रातिपदिकात का सब जगह अधिकार चलेगा। न्या प्राग और स्त्रियाम दोनों का अधिकार चलता रहे। हाँ, स्त्रियाम का केवल स्त्री प्रत्यय तक ही चलेगा, समर्थानाम प्रथमात् वा सूत्र तक चलता है। यहाँ प्रातिपदिकात का लेकिन पूरा का पूरा अंतिम तक चलेगा, चतुर्थ अध्याय के पंचम अध्याय तक इसका अधिकार चलेगा, ठीक है। प्रत्यय परश्च 3 सूत्र हो जाते हैं ना, यहाँ प्रातिपदिकात, प्रत्यय और परश्च, इन तीनों सूत्रों का वहां तक अधिकार चलता है, ठीक जी। अगला मैंने बताया था आपको तीसरे अध्याय में प्रत्यय परश्च सूत्र है, ये तो तीसरे से 5वें अधिकार तक इसका चलेगा। यहाँ प्रातिपदिका सूत्र का चतुर्थ अध्याय में प्रथम है, वहां से लेकर 5वें अध्याय तक इसका अधिकार चलता है। यानी कि चतुर्थ अध्याय और पंचम अध्याय केवल शब्द से निर्मित, शब्द से जो होने वाले प्रत्यय हैं उनके लिए है। चतुर्थ और पंचम अध्याय में कौन से प्रत्यय हैं? शब्द से होने वाले प्रत्यय, पद से होते हैं, क्लियर है। और धातु से होने वाले प्रत्यय पूरे के पूरे तीसरे अध्याय में होते हैं। अब हम आते हैं अपने सूत्र पे। सूत्र कह रहा है यंगश चाप, चाप प्रत्यय होता है। यंगह और चाप ये दो पद हैं, यंगंत पद। यंगह प्रातिपदिकात स्त्रियां चाप भवति, अर्थ हुआ इतना, क्या कहा गया? यंगः प्रातिपदिकात स्त्रियां चाप भवति। यहाँ पे अर्थ क्या हो गया? यंगः में कौन सी विभक्ति मैंने लगाई? पंचमी। और प्रातिपदिकात में कौन सी विभक्ति है? उसमें पंचमी।
पंचमी। पंचमी। जब भी कोई पद में दोनों में यदि एक ही विभक्ति होगी तो उसका अर्थ क्या होता है? विशेष विशेषण। बिल्कुल सही। यदि दोनों में एक ही विभक्ति होती है तो दोनों के दोनों एक दूसरे के विशेष्य और विशेषण होते हैं। क्लियर हुई? यहाँ ये थोड़ा पे सा विशेष्य ये क्या समझा है दीजिए। उसका? क्या? यदि दोनों में एक ही विभक्ति होगी तो हाँ, तो वो दोनों विशेष्य और विशेषण होते हैं प्रायः। यदि अर्थ से च के साथ नहीं पढ़े गए हैं, वा के साथ नहीं पढ़े गए हैं, तो मैम अर्थ से मतलब कैसे बोलेंगे? विशेष मतलब एक दूसरे के विशेष विशेषण हैं। अभी मैं बता रही हूँ कैसे हम इसका अर्थ लेंगे। यानी कि इसमें विशेषण कौन होगा और विशेष्य कौन है? प्रातिपदिकार्थ क्या विशेषण है है। प्रातिपदिकार्थ? क्या है? विशेष विशेषण विशेषण नहीं, विशेष्य। विशेष्य। कैसा प्रातिपदिक? तो यंग यंग। वाला प्रातिपदिक। तो ऐसा यंग विशेषण होगा। और हाँ, तो जब भी अब मेन अर्थ पर हम आते हैं। जब भी सूत्र में आप देख लें कि पंचमी या षष्ठी विभक्ति होकर के और वह विशेषण होगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। जब भी सूत्र में आप देखें कि पंचमी और षष्ठी विभक्ति के द्वारा कोई पद दिया जा रहा है और वह किसी का विशेषण बन रहा है, तो आपको उसके साथ में अंत पद लगा देना है। क्या समझे? मेरी बात समझ में आई? यदि पंचमी और षष्ठी विभक्ति लग रही होगी तो उसके अंत में हम प्रातिपदिक। लेकिन क्या विशेषण होकर के लगेगी तो? विशेषण ठीक है? होकर। हाँ, और एक और बात को इसी में ध्यान रखिएगा। यदि आप सूत्र में देखें कि वह विशेषण बन के लगी हुई है और सप्तमी विभक्ति में लगी हुई है। क्लियर है? मैं क्योंकि ये भी बात बता रही हूँ तो इसी के साथ दूसरी भी बात क्लियर कर देती हूँ। यदि कोई पद सप्तमी विभक्ति बन के विशेषण और विशेष्य संबंध बनाएगा तो ऐसे में उस विशेषण में आदि पद को जोड़ देना है। पंचमी षष्ठी विशेषण होगी तो हम अंत पद जोड़ेंगे, सप्तमी विभक्ति होगी तो हम आदि पद को जोड़ेंगे। क्लियर नहीं हुई होगी क्योंकि मैंने कोई उदाहरण नहीं दिया। अब हम चलते हैं पहले इस सूत्र पे अंतिम वाले में। तो देखिए, हाँ, तो समझ में आ रही है कि नहीं आई बातें? उदाहरण में देखते हैं। यंगः चाप में मैंने आप लोगों ने क्या बताया इसमें? यंग क्या था? विशेषण था ना। तो हमें क्या बोलना होगा? यंगन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां चाप भवति। अर्थ लगाना आया? यंगंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व विवक्षा होने पर हमें चाप प्रत्यय करना है। कोई दिक्कत? नहीं मैम। और जो मैंने एक और लाइन बताई थी कि सप्तमी विभक्ति वाली, तो थोड़ा सा उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे आप लोगों ने आजादी अच संधि पढ़ते समय पढ़ा होगा, कौन सा सूत्र? वांतो ये प्रत्यय, वांतो ये प्रत्यय पढ़ा था। ठीक है, वांतो ये प्रत्यय में आपने क्या पढ़ा था? प्रत्यय में कौन सी विभक्ति है? अक। प्रत्यय में कौन सी विभक्ति है? प्रत्यय पद में सप्तमी है। सप्तमी है। और ये में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। हाँ, सप्तमी विभक्ति है। तो यानी कि ये दोनों भी एक ही विभक्ति है, तो ये दोनों क्या होंगे?
जब भी एक ही विभक्ति होगी तो क्या क्या होंगे दोनों के दोनों? विशेषण विशेष्य। हाँ, विशेष- विशेषण विशेष्य। तो इसमें जी। कौन सा विशेषण होगा और कौन विशेष्य होगा? ये इसमें ये होगा विशेष और वान तो होगा विशेषण। वांत की तो बात ही नहीं आई है, प्रत्यय की बात आई है सॉरी, ना। हाँ हाँ हाँ, ये प्रत्यय और है। ये हाँ, तो विशेष्य विशेषण कौन है? हो गया मैम। ये प्रत्यय होगा विशेष और ये होगा विशेषण। बिल्कुल जी। सही, हाँ बिल्कुल सही कहा अब आपने कि ये जो है वह विशेषण है। कैसा प्रत्यय? ये वाला प्रत्यय, य वाला प्रत्यय। यकार तो आदि ऐसे प्रत्यय। में आपने, हाँ, तो इसमें आपने देखा कि हमने सप्तमी विभक्ति लगाई है, ठीक है। तो सप्तमी विभक्ति लगाने के कारण हम इसमें क्या पद जोड़ देंगे? आदि जोड़ देंगे। तो क्या बनेगा? यादि प्रत्यय परे रहने पर वांत आदेश होता है। क्लियर हुई बात? ये चीजें आपको हमेशा जब भी आप सूत्र पढ़ेंगे तो सूत्र को लगाने के लिए ये थोड़ी सी बातें हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने ये बताया, क्योंकि सूत्र को लगाने बिना ये बात पता लगे हुए हम सूत्र नहीं लगा सकते। तो यंगः चाप में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, इसमें यंगः प्रातिपदिकात, यहाँ पे प्रातिपदिक का विशेषण यंग है, इसीलिए यंग में हम अंत लगा देते हैं। यंग जो है वह विशेषण है, विशेषण होने के कारण इसमें अंत पद जुड़ जाएगा। क्या बनेगा? यंगंतात प्रातिपदिकात प्रातिपदिका स्त्रियां चाप चाप प्रत्यय भवति। 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 ठीक, क्लियर है बात आपको? जी। अब यहाँ पे यंग का मतलब ये हुआ कि जहां पर भी अनुबंध आदि को हटाने पर भी यंग बचता है, वो है मतलब। यंग मतलब केवल यंग प्रत्यय ही नहीं, यंग एक सामान्य है जिससे हम शंग का भी ग्रहण कर लेंगे, यंग का भी ग्रहण करेंगे, शंग आदि प्रत्ययों का भी हम ग्रहण करते हैं। समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर हुई बात? ये बात मेरी जैसे कि आप शंग प्रत्यय के उदाहरण में देख सकते हैं। हमारा एक उदाहरण है कि कारीश गंधा, या यंग प्रत्यय में हम देख सकते हैं आम्ब षष्ठ्या। देखिए आम्बष्ठ्या उदाहरण है, आम्बष्ठ्या। एक अम्बष्ठ नाम का व्यक्ति है, उसके गोत्र है, उसके अपत्य को हम, अपत्य अर्थ में क्या होता है? यंग प्रत्यय होता है, ठीक है जी। ठीक है। और आदि एच की वृद्धि होने पर हम आम्बष्ठ्य रूप बनाते हैं, आम्बष्ठ्य। क्या बनेगा? आम्बष्ठ्य। आम्बष्ठ्य। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने यंग प्रत्यय किया है, यंग जी। प्रत्यय होने के कारण इसमें चाप भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जी। इसके बाद अगला हमारा आता है आवट्याच। मैम इसका उदाहरण तो एक कोई यंगश चाप। कोई भी उदाहरण आप दे सकते हैं जहां पे शंग प्रत्यय हो, यंग प्रत्यय हो, वो सब जगह पर आप दे सकते हैं। आगे भी है एग्जाम्पल, कारीश गंध्या। हाँ, यहाँ पे ये शंग का उदाहरण है। कारीश गंध्या, जी। हाँ, ये शंग प्रत्यय का जी, उदाहरण जी। है। इसके अंदर क्या, यहाँ पे भी हम टाप प्रत्यय करेंगे। शंग में भी यंग बचता है ना, तो यंग बचने, यंग में कौन कौन सा क्या क्या बचेगा? केवल य बचेगा। यो बचेगा, जी। ठीक है, न की भी एक संज्ञा हो गई, श की भी संज्ञा हो गई, केवल य बचता है। ठीक है,
तो बचेगा हमारे पास कारीश गंध्य। जी इसके आदि आदि को वृद्धि हुई, उसके बाद हम चाप कर देंगे। ठीक है, चाप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? यंगंत प्रातिपदिक से चाप प्रत्यय होता है, केवल आप इतना समझिए। जहां पे भी आप देखेंगे यंग आदि प्रत्यय होता है। ठीक, जी ये एक अकारांत पद का ये आपका थोड़ा सा अपवाद सूत्र भी कभी कभी दिखेगा, क्योंकि यंग में भी आपको अकारांत पद ही दिखेगा। तो हमें देखना होगा कि वो अकारांत कैसा है, वो कहीं यंग प्रत्यय आदि लगा हुआ तो नहीं है। यदि यंग प्रत्यय लगा हुआ है तो उसके अंदर टाप नहीं होकर के चाप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, जी। अगला चलते हैं हम लोग आवट्याच। उससे पहले एक वार्तिक है। हाँ, ये यहाँ ये भी बात यही कह रहा है कि इसी के साथ साथ में यदि यही प्रत्यय हो, यंग ही नहीं यही प्रत्यय भी होगा, तो उस शकार से यदि यही प्रत्यय हुआ है तो उसे भी हमें चाप प्रत्यय कहना चाहिए। ठीक है, तो मेन बस आप इतना समझिए, यकार के बाद यदि आपका तद्धित आदि में हुआ हुआ प्रत्यय है तो आपको उससे चाप प्रत्यय करना है और टाप वगैरह नहीं करना है। ठीक है, मूलतः यही समझ जाए कि जिसके अंत में य हो, और अगर वो वह तद्धित प्रत्यय हो, अप्रत्यय हो और अजंत हो तो हाँ बिल्कुल, अंत में, तो उसमें चाप प्रत्यय। हाँ, उसमें आपको चाप प्रत्यय करना है। ठीक है, जी। अगला है हमारा आवट्याच। ठीक है, तो अवट शब्द से भी हमको क्या करना चाहिए, जो यंग आदि प्रत्यय होता है उससे भी हमें चाप प्रत्यय करना है। किससे मैम? हाँ, जैसे आवट्या बनता है, ये गोत्रापत्ति में ये सब शब्द प्रयोग किए जाते हैं, इससे भी आपका चाप प्रत्यय होता है। ठीक है, मतलब बस आप इतना समझिए, यदि आपको अंतिम में य दिख रहा है और वह तद्धित प्रत्यय है तो आपको उसके साथ में टाप प्रत्यय मिटा के चाप प्रत्यय बताना है। ठीक है, जी जी जी। हाँ, इसी के साथ साथ में एक हम आप लघु सिद्धांत कौमुदी में कल ही विभव जी बता रहे थे कि सूर्या चाप इति वाच्य, ये आपका पुंयोगादाख्यायाम में बताया गया है, उस समय भी हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि सूर्य से भी चाप प्रत्यय होता है यदि देवता वाची शब्द होगा तो। ठीक है, तो जैसे कि सूर्या आदि बनेगा। ठीक है, मैम ये विपरीत क्रम ही पढ़ेंगे हम? नहीं, विपरीत क्रम हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, अभी हम फिर शुरू से पढ़ रहे हैं। ये बस मैं उन शब्दों को बता रही थी जहाँ पे टाप से संबंधित और कम से कम सूत्र में लग रहा है। ठीक है, ये भी तो मैम जरूरी है ना कि ये 8 प्रत्यय होते हैं, कौन कौन सा सूत्र क्या प्रत्यय करता है, तो ये आप बता ही रहे हैं, सब जरूरी है। हाँ ठीक है, अब मुझे लगता है कि अगर मैंने टाप के साथ अगर आपको चाप बता दिया है तो आपके मन में टाप और चाप, यदि ये प्रत्यय अगर आपके कंपटीशन में आता है तो आपको भ्रम नहीं होगा और लोग के यही कंफ्यूजन होता है। हाँ, और लोग को अधिक कंफ्यूजन यहीं पर होता है टाप और चाप में। हाँ, जैसे 2 जगह ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, एक टाप चाप में और एक नीश और नीट में। जी 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 जी। ठीक है, हाँ, तो ये अगर एक साथ में अगर आपको क्लियर हो जा रहा है तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी कि टाप और चाप कहाँ पर हुआ है। अब आपको पता है कि यहाँ पे टाप नहीं होगा, यहाँ पे चाप होगा। अकारांत पद है, जितने भी आपको उसमें टाप कर देना है। यदि आपको उसमें यही प्रत्यय या यंग प्रत्यय तद्धित में दिख रहा है तो आप वहां पे यकारांत है, जैसे मैम यकारांत में। हाँ ठीक है, क्लियर हुई बात अब आपको? अब हम आ जाते हैं जो सही क्रम है उससे भी आ जाते हैं। ठीक है,
तो अब हमारे दूसरा नंबर का सूत्र है ऋण नेभ्यो ङीप। ऋण नेभ्यो ङीप। कौन सा प्रत्यय आप पढ़ा रहे हैं दीदी आप? ङीप प्रत्यय। मैम ताप चाप डाब 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 प्रत्यय तो मैम। था। नहीं डाब पढ़ा दो। और शुरू से, अब शुरू से। हाँ कुछ मुझे लग रहा था कि हो आपको गया इस मैम, हो गया डाब कर रहे हैं। डाब कर दो या नीप। एक क्या? मिनट, मेरे में जो सूत्र है वो उगितश्च दिया हुआ है, उसके अतिरिक्त हाँ ढलने वाला उगितश्च है। से दिया गया, आप उसे जस्ट पहले देखिएगा, एक हल्की सी लाइन में दे रखा है जबकि वो सूत्र है। उससे पहले अजाद्यस्ताप आवाज आ रही है मैम बिल्कुल भी। एक सूत्र जो है इन्होंने बोल्ड अक्षर में ना लिख करके उसको अजाद्यस्ताप के अंदर ही घुसा दिया है, ऋण नेभ्यो ङीप। 5वां सूत्र है ना? दिखाती हूँ, रुकिएगा। 5वां है प्रथम पाद का। हाँ 5वां सूत्र है, बिल्कुल सही। ये देखिए 5वां सूत्र है ऋण नेभ्यो ङीप। ठीक है, देख लीजिए अजाद्यस्ताप की बात है, ये ऋण नेभ्यो ङीप। यहाँ से आपकी ङीप प्रत्यय की, देखिए यहाँ पे बोल्ड अक्षर में क्या शब्द लिखा हुआ है? ऋणेभ्यो। नहीं, ये बोल्ड में लिखा हुआ है। काले अक्षर में कौन सा लिखा है? ङीप। अच्छा वो नहीं था, है ना? ङीप। तो हाँ, तो अब देखिएगा एक चीज कि यहाँ से ङीप की अनुवृत्ति प्रारंभ होती है। ठीक है, और ये जो ङीप है ये आपकी, आप देखिए ये सभी जगह पर आपकी ङीप की अनुवृत्ति जा रही है। ठीक है, अगला और सूत्र देखिए, एक और सूत्र मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 89 नंबर तक इस सूत्र की अनुवृत्ति जा रही है। अन्य तो ङीश से ङीश की अनुवृत्ति प्रारंभ होती है। अर्थात मेरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ, इतने में जो भी शब्द बन रहे हैं उन सब जगह पर हमारी क्या पद बनेगा? ङीप प्रत्यय ही होगा। क्लियर है बात? ऋण नेभ्यो ङीप के बाद बस 2 सूत्र हैं, तावृचि और न षट सहस्रादिभ्यः, इतने को छोड़ करके। उसके बाद और एक डाभुवाभ्याम अन्यतरस्याम, उसके बाद जितने भी सूत्र हैं सब जगह मात्र और मात्र कौन सा प्रत्यय हो रहा है? ङीप प्रत्यय ही हो रहा है। मैं ये एक बार इसलिए भी आपको दिखा रही हूँ कि प्रायः करके एग्जाम्स में पूछा जाता है यहाँ पे ङीप है कि ङीश है, तो आपको ये पता हो, यदि आपको क्रम पता होगा कि अन्य तो ङीश तक, ये अन्य तो ङीश तक केवल और केवल जितने भी सूत्र हैं वो सभी के सभी ङीप प्रत्यय ही कर रहे हैं, तो आपको शायद कहीं दिक्कत नहीं होगी। समझ में आई? देख रहे हैं आप लोग, चाहे द्विगु समास से, चाहे वयसी प्रथमे का कोई उदाहरण दे दे, कुमारी आदि, तो आपको कौन सा प्रत्यय बताना है हर जगह? जी, ङीप प्रत्यय ही बताना है। ठीक, और यदि कोई जाति वगैरह में बताए तो वहां पर आप लोग ङीश बताइएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं ऋण नेभ्यो ङीप, 5वें नंबर का सूत्र अष्टाध्यायी में, ऋण नेभ्यो ङीप। ठीक है, कितने पद हैं इसमें? 2 पद। कौन द्विपद कौन आपको से? ऋणेभ्यो और ङीप। हाँ, ऋदन्तात् नकारान्तात् च प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीप स्यात्। समझ में आई कि नहीं? कैसे ये बना आपका? ऋदन्तात्
मैंने आपको पिछली बार में भी बताया था, अपने पंचमी। माइक को बंद करें। पंचमी था। हाँ देखिए, हाँ रित पद में पंचमी भक्ति, ये सब में पंचमी भक्ति है, यानी कि ये विशेषण है प्रातिपदिक का, इसीलिए इसके साथ में हम अंतिम पद को जोड़ेंगे। अर्थ क्या बनेगा? रिदंत से नांत प्रातिपदिक से नीप प्रत्यय होता है स्त्रीत्व की विवक्षा रहने पर। रिदंत स्त्रीलिंग में। प्रातिपदिक से क्या? स्त्रीलिंग में। स्त्रीत्व, हाँ स्त्रीलिंग में, बिल्कुल। जब हमें स्त्रीलिंग उस पद को बनाना होगा तो, ठीक है। तो ऋकारांत पद कैसे? तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप जब त्रिच प्रत्यय करते हैं किसी भी धातु से, तो कर्त्री, हर्त्री, धात्री आदि पद बनता है ना। कर्त्री पद से कर्ता, हमारा जो कर्ता पद है उसका मूल शब्द क्या है? कर्ता बनाते हो, कर्ता, कर्त्री पद है, ठीक है। कर्त्री से जब आप नीव प्रत्यय करोगे तो क्या बनेगा? कर्त्री। कर्त्री, दीर्घ बनेगा, दीर्घ। ठीक है। दिवेश लिख के दिखाओ कर्त्री। व्हाइट बोर्ड है, लिख के दिखाओ। बस लिख रहे हैं। कहाँ से लिखते हैं इसको? अच्छा, ये जो पेन है ना, पेन से अब लिखो, लिखो। पेन लेकर के उसमें सिलेक्ट करके लिखो। चलाओ, उंगली चलाओ। चल रहा है? ये पेन चूज करो इसमें। नहीं चल रहा। अच्छा विभव, हम लैपटॉप पर है, लैपटॉप में ये ऑप्शन नहीं है। अच्छा अच्छा। प्रकाश। जी मैम, मैं लिखूं? हाँ लिखिए। कहाँ से निकलता है इसका ऑप्शन? एक बिल्कुल सही, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए, हाँ ये आप पेन है ना, पेन, पेन को चूज करके लिख सकते हैं। अंकित, हमारे पास शब्द है हर्ता। हर्ता का यदि जो मूल शब्द है उसके साथ नीप प्रत्यय करके कैसे बनाओगे? लिखो इसमें। अंकित शर्मा, व्हाइट बोर्ड पे लिखो। हर्त्री लिखो, कैसे लिखोगे? हाँ हाँ ठीक है। ये आपका र और ई क्यों हुआ ये पता चला? बिल्कुल सही। हाँ ठीक है। किसने लिखा, किसने लिखा ये? मैम वो क्या है, शब्द तो हमारा करती है ना, तो कर्तरी है, तो उसको गी प्रत्यय होके तो कर्तरी हो गया। बिल्कुल। ये किससे हुआ? ई किससे हुआ और र किससे हुआ? री को र किससे हुआ? दीदी री को र किससे हुआ? ऐसे हुआ। यन हुआ यहाँ पर। हाँ यण हुआ, बिल्कुल सही, ठीक है। ठीक, इसी प्रकार से हम आते हैं नकारांत पद पे भी। हाँ बिल्कुल सही, ठीक लिखा है, कर्तरी। हाँ इसी प्रकार से हम नकारांत, बिल्कुल सही है दिवेश। जी।
नंदिनी, आपको समझ में आया कि कर्तरी में हम इकार कैसे करेंगे? कर्तरी में कैसे बनेगा ये समझ में आया? हाँ ना। आपको समझ नहीं आ रहा? लिख के दिखाओ। आप लिखो, इस पे कर्तरी लिखो। बिल्कुल सही, ठीक है, ऐसे ही बनेगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर क्या बताया गया है, इसके द्वारा हमने ये बताया है कि इसमें नीप प्रत्यय होता है क्योंकि यह ऋकारांत पद है। अगला है नान्त पद। नान्त पद से भी नीप प्रत्यय होता है। जैसे कहीं यदि हमने इन प्रत्यय किया है, जैसे धन शब्द से इन प्रत्यय करने पर क्या बनता है? धननी। हाँ, तो वहां पे धनिनी आदि बन जाएगा। ऐसे ही दंडिन, दंडिन से दंडनी। ठीक है, अर्थिन से तिनी। अर्थिन से क्या मैम? आवाज नहीं आ रहा है। अर्थिन, अर्थ, अर्थनी। अर्थ से भी इन प्रत्यय होता है, तो अर्थिनी। बनेगा अर्थनी। अर्थनी। क्या? अर्थिनी। अर्थिनी। अर्थनी। कौन सा, न या न? नकार। अ बिल्कुल सही, णकार होगा। ठीक है, अर्थमांगम व्यवायेति। जी जी जी। नहीं नहीं, हाँ, तो नकार ही ये रहेगा, अर्थिनी ही नकार होगा। का नकार कैसे होता है ये हम नहीं समझते हैं। नहीं होगा, न ही रहेगा। इस नकार को नकार कैसे करते हैं? न पदांतात्तो वर्गीय ना। नहीं न पदांतात्तो नहीं होगा वहाँ प्रभु, क्योंकि हाँ, आगे नहीं ई होगा। है, ई है। ई से नहीं, था है, था। मैम मूल शब्द तो यही रहेगा ना, जैसे हाँ, दंडन। तवर का वर्ण है इसीलिए। हाँ, नहीं, तवर्ग का है इसीलिए, हाँ बिल्कुल हाँ सही। हाँ। ठीक है, क्लियर हुई बात आपको? मैम मूल शब्द क्या रहेगा हमारा? क्या? ये मूल शब्द क्या रहेगा? अर्थिन। जी जी। ठीक है, मान लो गुण है इसके पास, क्या बनाओगे इसका? गुणी। और उसका स्त्रीलिंग में क्या बनाओगे? गुणी। गुणी गुणी। क्या शब्द क्या है हमारे पास? गुणिन शब्द था, गुणी। गुणिनी। तो हम उसको क्या बनाएंगे? गुणी। गुणी। गुणीय। ठीक है, क्लियर हुई आपको बात? जी। यानी कि हमें यहाँ पर ये देखना है, प्रायः करके आप ये देखिए, यदि वह शब्द ऋकारांत है और यदि हम पुल्लिंग में उसको ईकारांत पढ़ते हैं, तो हम अगर उसमें इन आदि प्रत्यय कर रहे हैं, उसका मूल प्रातिपदिक यदि नकारांत है, तो उससे आपको नीप प्रत्यय ही करना है। ठीक है, कैसे कैसे पद से? ऋदंत पद से और नकारांत पद से। हमको क्या करना होगा? पद नहीं, प्रातिपदिक समझे इसको। प्रातिपदिक से नीप प्रत्यय करेंगे और उसके बाद स्वादि प्रत्यय कर लेंगे। क्लियर है? जी जी जी। छत्र नहीं होगा, छत्र जोड़ नीप करेंगे। बिल्कुल सही, छत्रिन शब्द है, छत्रिन से अगर हम नीप करेंगे तो हमारा छत्रिणी बनेगा। जैसे हम जननी। इसमें न को ना करेंगे कि नहीं करेंगे? इसमें नौ को नौ करेंगे। हाँ बिल्कुल सही, हम करेंगे, छत्रिणी बनाएंगे। ठीक है, समझ में आई कि नहीं? जी मैम। मैम जैसे जननी। जननी में कुछ और बात है। और कोई पद? ज्ञानी। हाँ मैम, ये कैसे होगा? जैसे इसमें गीत करते करते हैं तो
ज्ञानिनी। ज्ञाननी। ई मैंने लगाया है, इसका मतलब ज्ञान है इसके पास, तो ऐसे में हम नी प्रत्यय कर लेंगे, ज्ञानिनी ज्ञाननी। बनेगा। जी। ठीक है ना? हत्री। हाँ, एक एक उदाहरण दे विभव से प्रारंभ। रिकारांत या नकारांत पे? त्रिच प्रत्यय करो या इन प्रत्यय करो, अत इन ठनों से। भर्तृ। भर्तृ, ठीक है, भर्ता का भर्तृ, ठीक है। प्रकाश? जी जी, मैं ही कहा है, प्रकाश मैं ही कहा। आपने कहा है। विभव फिर क्यों नहीं बोल रहा विभव? सोच के बता रहे मुझे। ठीक है, तब तक मैं दिवेश। जी। एक एक इससे बनेगा, कान से बनेगा हारिणी। हारिणी। बिल्कुल, हारिणी भी बन सकता है। वैयाकरण है, वैयाकरण तक फैक्ट्री होते हैं शब्दों जगत के। कारिणी। जगत कारिणी। कारिणी, बस कारिणी, ठीक है, ठीक है। मैम अग्निहोत्री भी हो सकता है। खत्री। क्या? होगा, अग्निहोत्री, बिल्कुल होत्री हो सकता है। हाँ, रचना? होगा। अब त्रिन त्रिज में होत्री पोत्री रचना? हृदय स्पर्शिनी। हाँ बिल्कुल ठीक है। हृदय स्पर्शिनी, स्पर्शिनी होगा। हाँ हो जाएगा। रचना और शालिनी? हाँ मैम। हाँ, तो उदाहरण, उदाहरण दोनों का उदाहरण चाहिए, दोनों के दोनों उदाहरण दें। दात्री मैम। क्या? दात्री। दात्री बिल्कुल ठीक है। और किसने दिया, रचना ने कि शालिनी ने? और मैम अभिनेत्री। अभिनेत्री, ठीक है, लेकिन एक ही उदाहरण क्यों दे रहा है, दूसरा क्यों नहीं उदाहरण दे रहा? ये अभिनेत्री वाला मेरा था मैम, रचना का। अच्छा ठीक है। मैम ओजस्वनी, ये उसका नकारांत हो सकता है क्या? हाँ, ओजस्विन शब्द है, उसमें ओजस्विनी होगा। जो है नीट करके ही बना है, बिल्कुल सही। जी। ठीक है। कार्याणी हो सकता है क्या? क्या? कार्याणी। कार्याणी तो अलग चीज है। धारण करने वाली। और नंदिनी, आप भी उदाहरण दे सकते हो। आपका नाम कैसे बना है? मेरा नाम नाम में ही है। क्या है नाम? नंदिनी। हाँ, तो ये कैसे बना है? यहाँ पे भी नंदन शब्द का नंदी, अगर हम ऐसे दें कि जो खुश करने वाला, नंदिन शब्द से नी प्रत्यय करके नंदिनी बनेगा। नामनी बनेगा मैम, नामनी। क्या? नामनी। नामिनी बनेगा, नामिनी। नामिनी, अच्छा हाँ ये जी। दामिनी। जी। दामिनी। कारिणी मैम, कारिणी। ठीक है, तो मुझे लगता है विश्वजीत आप भी एक उदाहरण दें। शालिनी भी तो बनेगा। बिल्कुल, शालिनी भी जो उदाहरण है वो इसी से ही बना हुआ है। वही मैम मुझे लग रहा था, शालिनी भी। अपना नाम छोड़ करके आप कहाँ कहाँ घूम कर आ गए। विश्वजीत? नर्तकी मैडम। हाँ, उदाहरण कौन सा? नर्तकी। तो यहाँ पे नीब कैसे आएगा? नर्तकी। नर्तकी मैडम। नर्तकी नहीं ना बनेगा। नकारांत तो है नहीं। नकारांत हो या विकारांत हो, नहीं। या नर्तकी बन सकता है। अभी इसके द्वारा भी नहीं बनेगा वो नर्तकी। और उदाहरण दो। उदाहरण दो दूसरा। अभी हो गया मैम। गौरी मैडम। वो गौरी में नीश प्रत्यय होता है, वो आगे पढ़ेंगे। विरहिनी तो हो सकता है ना? क्या? विरहिनी। विरहिनी हो सकता है, पिशाचिनी होता है। हारिणी। हाँ बिल्कुल,
ठीक है, इस प्रकार से जो भी आप डाकिनी, उदाहरण दे साकिनी, सकते हैं। कात्यायनी पिशाचिनी, कहाँ से बना है? कात्यायनी भी डाकिनी, इधर से बना है। साकिनी, मोहिनी। मालिनी, मालिनी। हाँ, मालिनी हम्म। शब्द से मालिनी बन रहा है। तो हम्म। ऐसे करके मुझे लगता है आपको ऋन्निभ्यो बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। मैम ये भी है जगत जननी, जननी। हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार से हमारा ऋन्निभ्यो पूरा हुआ। अगले सूत्र पे हम लोग चलते हैं। उगितश्च। दिया आवाज इतनी क्यों हो रही है? सभी बच्चे अपने माइक को ऑफ करें। विश्वजीत, प्रकाश कुमार झा, माइक ऑफ। हाँ, शाश्वत मिश्रा कुछ पूछ रहे हो? शाश्वत मिश्रा कुछ पूछना है? क्वेश्चन? अच्छा, हैंड रेज कर रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग उगितश्च सूत्र पे। ठीक है, उगितश्च। उगितश्च में भी हमारा दो पद है, उगितः और च। उगितः और च। ठीक है, कौन सा प्रत्यय होगा इसमें? किसकी अनुवृत्ति आ रही है? मैंने बताया था अभी, नीप प्रत्यय होगा इसमें। पंचमी। नीप से ही नीप की अनुवृत्ति आती है, तो वहां से आप नीप प्रत्यय करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं। तो अब और इसमें किस किस की अनुवृत्ति आती है? यहाँ प्रातिपदिकात से प्रातिपदिकात की अनुवृत्ति आती है, स्त्रियाम से स्त्रियाम की भी अनुवृत्ति आती है। ठीक है, तो क्या अर्थ बना? उगितः प्रातिपदिकात स्त्रियाम नीप स्यात्। निप भवति। उगिदंतात होगा क्योंकि इस पंचमी विभक्ति। बिल्कुल ठीक, यहाँ पर हम अंत लगा देंगे क्योंकि प्रातिपदिक के साथ पढ़ा गया है। तो उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम नीप भवति। ठीक है, उगिदंत प्रातिपदिक से प्रातिपदिकांत नहीं कह सकते थे। प्रातिपदिकांत नहीं कहना है, क्योंकि प्रातिपदिकांत कोई आपका विशेषण नहीं है, विशेषण में अंत लगाना है। प्रातिपदिकांत हमारा विशेष्य है। ठीक है, तो उगिदंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर नीप प्रत्यय होता है। क्लियर है? ये उगिदंत क्या होता है? उगिदंत क्या होता है? ये उगित क्या चीज है? उगित क्या है? तो देखिए, हमने पिछली बार भी पढ़ा था। ये आप यही जो हमारा ये माहेश्वर सूत्र थे, हमने पढ़े थे ना। माहेश्वर सूत्र में आप लोगों को प्रत्याहार बनाना आता ही है। प्रारंभ का एक अक्षर लेना है और अंतिम का कोई भी हमें इत संज्ञक चीजें लेनी है, यानी जो अंतिम जो हलंत वर्ण है वो लेना है। तो यदि हमने ये क लिया, ठीक है, और आदि वर्ण हमने उ लिया, तो इस उत में बीच के सभी वर्ण आएंगे। ठीक है, तो बताइए उक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण का होगा? री और लिरी। ऊ भी तो ऊ री ली। हाँ बिल्कुल सही है, ऊ री री। क्लियर है बात? रचना
रचना, जी मैम। हाँ बताओ उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब क्या हुआ? कौन कौन से वर्ण का बोध होगा हुक बोलने पर? हुक बोलने पर हाँ री है ना? हाँ। ठीक है। दिवेश जी बताओ मैम। उक बोलने पर किस किस का बोध होगा? उक बोलने पर हाँ ऊ, री और ली। बिल्कुल सही। नंदिनी बताओ। नहीं समझ में आया? उक बोलने पर किसका बोध होगा? पहला वर्ण इसमें कहाँ है? ऊ है ना? कहाँ पर है? अ ई उन में है ऊ। हाँ। और फिर क कहाँ पर है? ये रील रिक में है। इसके बीच में कौन कौन सा वर्ण आ रहा है ना? आपको छोड़ के बताना। ऊ, और री। हाँ ऊ, रील और री, ये तीन वर्ण को हम क्या कहते हैं? उक कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये बता रहे हैं। अब बात आती है ये ऊ, री और री को इत जहां पे ऊ, री और री की जहां पे इत संज्ञा होती है। इत का मतलब जिधर इसका लोप हो जाएगा, जहां पे ये दिखेगा नहीं, वहां पे क्या हो जाता है? प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में नीप प्रत्यय होता है। ठीक है। हाँ तो क्लियर है मेरी बात? उगिदंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर नीप प्रत्यय होता है। ठीक है। जी मैम। हाँ तो यहाँ पे जैसे कि हमने लिया, देखिए हम शब्द लेते हैं, एक भवतु शब्द है। देखो उगित दोनों चीजें हो सकती है, प्रातिपदिक भी हो सकता है, शब्द भी ऐसा हो सकता है जिसमें कि ऊ की इत संज्ञा होती है। ठीक है। प्रत्यय भी ऐसे होते हैं जिसमें ऊ की इत संज्ञा उक की इत संज्ञा हो जाती है। तो ऐसे में हमने एक शब्द लिया, जैसे मान लीजिए भवतु। ठीक है। भवतु शब्द कहाँ पे पठित है? सर्वादि गण में पठित शब्द है भवतु। भवतु में किसकी इत संज्ञा हो जाएगी? ऊ की इत संज्ञा होगी। क्या बचता है? भावत। भवत। भवत। भवत से हम नीप प्रत्यय करेंगे तो बनेगा भवती। समझ में आ गई कि नहीं? अब हम जी। प्रत्ययों में चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने प्रत्यय लिया क्षत्री। कौन सा प्रत्यय लिया? क्षत्री। क्षत्री, जिसमें हम गच्छन, पचन आदि आदि रूप बनाते हैं। ठीक है ना? जिसका मूल रूप बनता है पचत, गच्छत। हमने प्रत्यय क्या लिया था? क्षत्री, जिसमें री की इत संज्ञा री नहीं रहेगा, तभी तो आपको पचत रूप दिख रहा है, गच्छत रूप दिख रहा है ना? तो इसमें री की इत संज्ञा जाती है, इसीलिए हम इस प्रत्यय को भी क्या बोलेंगे? उगित प्रत्यय है। ठीक है। तो उगिदंत प्रत्यय रहने पर भी इससे भी नीप प्रत्यय हो जाएगा। तो हमें इससे नीप प्रत्यय करना है, तो क्या बन जाएगा हमारा? पचत से पचंती बन जाएगा। गच्छन्ति बनता है। हाँ जहां जहां पे आपको, जैसे मान लीजिए जब आप रूप बोलते हैं उसका, तो आपको गच्छति ऐसा बोलते हुए यदि आपको अकार सुनाई दे रहा है, वहां वहां आप नकार भी बीच में लगा सकते हैं। शप्शनोर नित्यम सूत्र से। जी मैम पचती जो बनाया उसमें शब्द तो पचतु है ना? क्या है? क्या पचती जो बनाया है उसमें शब्द क्या है? मूल शब्द जैसे भवतु में भवतु था। पचत शब्द है। पचत शब्द है। डुपचश धातु से क्षत्रिय
प्रत्यय करने पर हमारा शब्द बनता है पचत। ठीक है, यहाँ पे प्रत्यय में हमको उदित दिख रहा है, इसीलिए हम उसमें भी नीप प्रत्यय कर देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं, दो चीज मैंने आपको बताई, प्रातिपदिक में यदि दिखे उदित तो भी आपको करना है, प्रत्ययों में उदित दिखे तो भी आपको नीप प्रत्यय करना है। किंतु ध्यान रहे, मैंने धातु की बात नहीं बताई। धातु में यदि आपको उदित दिखेगा तो आपको नीप प्रत्यय नहीं करना है, केवल एक ही धातु में करना है। कौन सी धातु? अंचु धातु में। हमने ये तो ध्यान भवतु किया था रखिए, मैम। केवल अंचु धातु से ही नीप प्रत्यय होगा। अंचु धातु को छोड़ के और किसी भी धातु से नीप प्रत्यय नहीं होगा। यदि उगित मतलब उगित से हमें धातु नहीं लेना है, अंचु को छोड़ करके। क्लियर हुई मेरी बात? मैम अंचु धातु होगी तभी की प्रत्यय होगा क्या? हाँ, उगित में केवल हमें अंचु में ऊ नहीं दिखता है, वहां पे लेना है, और कोई धातु मत लीजिएगा। जी मैम। ठीक है, तो इसलिए प्राच शब्द से भी प्राची बनता है, प्रतीच से प्रतीची बनता है। हाँ, लेकिन त्रंतु धातु से नीप प्रत्यय नहीं होता है, तो जिससे उखासरत ही रह जाता है, लेकिन नीप प्रत्यय नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? वहां पे भी स्रंसु धातु है, लेकिन स्रंसु में उकार के इत होने पर भी, उकार की संज्ञा होती है, लेकिन तब भी हम स्रंसु धातु नहीं लेंगे, ध्वंसु धातु नहीं लेंगे, आदि आदि धातुएं नहीं लेंगे। क्लियर है? मेरी बात क्लियर हुई? जी। एक सूत्र पढ़े थे मैम, क्या उगितश्च सूत्र पढ़ा हमने? च पद जो आया है। हाँ, यहाँ ये जो च है, च का मतलब आपका ऋण्येभ्यो ङीप से है। ऋण्येभ्यो ङीप उगितश्च, और उदित से ही ङीप होता है। ङीप की अनुवृत्ति के लिया है। ठीक है, ऋदंत और उगिदंत प्रातिपदिक से ही ङीप प्रत्यय होता है। अच्छा क्वेश्चन किया कि च पूछा गया। ठीक है, क्लियर हुई आपको बातें यहाँ तक? जी मैम। क्या? दीदी हाँ, भवंती नहीं हो पा रहा है, कैसे होगा? अच्छा, मैं इसीलिए नहीं आपसे हो पा रहा है क्योंकि मैंने आपको भवतु शब्द जी जी जी। यदि आप भू धातु से क्षत्रिय प्रत्यय लेंगे तो क्या बनेगा? भवत बनेगा। भवत बनेगा पुलिंग में। हाँ, पुलिंग में नहीं, ये प्रातिपदिक। मूल रूप भवन बनेगा पुलिंग में, है ना? हाँ। तो यहाँ पे आप यदि नी प्रत्यय करेंगे तो आपका भवंती बन जाएगा। अच्छा, भवन। हाँ। ठीक है, लेकिन अभी जो आपकी सिद्धांत कौमुदी में या लघु सिद्धांत कौमुदी में भवती बोला गया है, वो आपका भू धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करके नहीं बताया गया है। वो शब्द है, आप जब सर्वादि गण में पढ़ते हैं तो वहां पे भवतु किम ऐसा करके बोला जाता है ना? भवतु शब्द होता है। तो वो भवतु शब्द से यदि आप नी प्रत्यय करेंगे तो आपका नुम नहीं होगा। समझ में आई? लेकिन मैम यहाँ जैसे जो था, जैसे उगिदंत दिखेगा तो आप नीप कर दो, बस। ठीक है, केवल इतना ही है। जैसे भवतु है, क्या जैसे भवतु है, हाँ। तो वो उगित है, इसलिए वहां पर जो है सो भवती बना, क्योंकि वह सर्वादि गण का शब्द है, इसलिए। हाँ। लेकिन उसमें जो भा धातु से तो डबत प्रत्यय हुआ है, तो भी हम भवतु बनाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन तो वो भी तो उगित प्रत्यय हुई है, उगित प्रत्यय। हाँ, लेकिन वो जो डवतु प्रत्यय है वो क्योंकि औणादिक प्रत्यय माना जाता है, तो उसको हम नहीं मानेंगे।
तो हम हाँ उणादि में भी हम अव्युत्पन्न ही शब्द को मानते हैं ना। अच्छा। ठीक है, तो हम वहां पे भी हम क्या करेंगे, उसको उदित ही बोलेंगे। ओ, ठीक है, क्लियर है। जी। हाँ, तो इसी प्रकार से आप चाहे भवतु शब्द ले लें, चाहे डवतु प्रत्यय करके भी कर सकते हैं। हम इसको भवतु प्रातिपदिक ही मानेंगे। और जब आप क्षत्रिय प्रत्यय करके बनाएंगे तो भवंती भी बनेगा, वहां पे भी ये प्रत्यय हो रहा है। हाँ किंतु हाँ। इन्होंने भवती उदाहरण इसलिए दिया है कि प्रातिपदिक का एक उदाहरण देना है और एक प्रत्यय का उदाहरण देना है। जी जी जी। ठीक है, क्लियर हुई बात। लेकिन यहाँ ये इस प्रकार से मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रहने दें। जी जी क्या जी। पूछेंगे लोग? सत्री प्रत्यय में तो हम तो भवती, भवत्यो, भवत्यः बना देते हैं। नहीं, वहाँ नुम होगा। सत्य प्रत्यय हाँ। में नुम होगा, सबसे नित्यंश। हाँ बिल्कुल। और जहाँ पे आप क्षत्रिय के बगैर कर रहे हैं तो भवतु शब्द है वो, उससे आप नीप लेकर आते हैं। तो भवती वहाँ सिर्फ भवंती नीप शब्द का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, मतलब किस अर्थ में? जैसे क्या क्या ये भवंती शब्द का क्या अर्थ हो गया, इसको किस अर्थ में? भवंती का मतलब हुआ कि होते हुए, हो रहे, हो रही, ऐसा करके। ठीक है। तो मैम ये जो एक आप अभी बताई थी, केवल यहाँ पे प्रातिपदिक और प्रत्यय को ही होगा मतलब। हाँ, और धातु को होगा तो तब नहीं होगा। कौन, नहीं ये नहीं बोलना है मैंने। धातु को होगा तो केवल अंचु धातु को ही, अंचु धातु को ही होगा। प्रातिपदिक में सब जगह, प्रत्ययों में सब जगह, केवल अगर धातु में होगा तो केवल अंचु धातु को ही होगा। इसीलिए आपकी पुस्तक में भी देखिए लिखा हुआ है, धातोश्चेत् उदित कार्यम तर्हि अंचतेरेव। ठीक है, ये लाइन लगी। जी। तो इस प्रकार से धातु को यदि होगा तो अंचु धातु को ही होगा। ये नियम में थे। हाँ, ये नियम किया जाता है। जी ठीक है, क्लियर हो गई आपको बात? आज बस इतना ही रहने दी। जी। क्वेश्चन है मैडम। हाँ हाँ पूछिए। अच्छा मैडम, धातु में जैसे भवंती हुआ, उस किस कारण ये मतलब दीप प्रत्यय हुआ? गुणादि मतलब गुण के कारण या ये मतलब क्या? वो जो भवंती में जो दीप प्रत्यय हुआ मैडम, वो समझा नहीं थोड़ा। उगित के कारण हुआ है अच्छा, इसमें, वो उगित है इसलिए हुआ है। हाँ हाँ ठीक है। इनका बस एक क्वेश्चन है कि शायद भवंती होता है या भवती होता है। तो ये भवती बनेगा जब आप भवतु शब्द से नीप प्रत्यय करेंगे। अच्छा। नहीं मैम, इनका प्रश्न ये था कि भवंती में जो नीप हुआ है वो किस कारण हुआ है। हाँ मैडम, यही क्वेश्चन है। वो उगित है, इसीलिए उगित को मानकर नीप हुआ है। हाँ, उदित होने के कारण। अच्छा। हाँ मैडम, क्योंकि सत्री में री है और री को इत हुआ है, इसलिए उगित हो गया, इसीलिए नीप हुआ। हाँ। अच्छा, जी बिल्कुल। और मैम जो वो हम करते हैं भू धातु से शब्द लाके, फिर उकार, फिर गुण, अवादेश, भवत, फिर कीप शब्द नित्यम नुमिति भवंती, क्षत्रिय प्रत्यय करके ना, वहां पे फिर भवंती बनेगा, नुम करना पड़ेगा। हाँ, शब्द नित्यम से। मेन क्या है कि जब हम भवती बना रहे हैं ना, तो ज्यादातर लोगों का ये प्रश्न उठता है कि हम तो भवंती बनाते हैं, ये भवती कहाँ से बना है? तो भवती शब्द जो है वो कोई क्षत्रिय प्रत्यय करके नहीं बना है, वो आपका भवतु शब्द है जो पठित है आपका सर्वादि गण में। ठीक है, तो सर्वादि गण में आप पढ़ते हैं ना भवतु किम, जी, एक द्वि युष्मद् भवतु किम, याद आया? वो जो भवतु शब्द है वो लिया जाएगा। मैम यहाँ पे यही कहेंगे ना कि केवल जो हम भवंती यहाँ पढ़ रहे हैं वो भवतु से क्या बोलते हैं, भवतु शब्द से क्या पढ़ रहे हैं, भवंती या भवती? भवंती नहीं, भवंती शब्द भू धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करने पर बनेगा। भवत से बना है, भवंती भवत। हाँ वो हाँ, तो ये आप अंतर को समझिए। एक है भवतु शब्द है जिसमें उकित संज्ञा जा रही है, दोनों ही भवत ही हैं, लेकिन एक क्षत्रिय प्रत्यय
होने पर बन रहा है, एक जो है वो सीधा भवत शब्द है। यदि भवत शब्द से नियुक्त करेंगे तो भवती बनेगा। यदि जी। भवत शब्द आपका क्षत्रिय प्रत्यय से व्युत्पन्न से बना है, निष्पन्न शब्द है, तो वहां पे नी प्रत्यय करने पर भवंती बनेगा। जी ठीक है, ये अंतर है दोनों में। जी जी। ठीक।